कभी सोचा है कि भारत का संविधान सिर्फ एक कानून की किताब से कहीं ज्यादा है। अक्सर हम इसे एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट समझ लेते हैं, लेकिन सच तो ये है कि यह हमारे देश का एक जीता जागता नक्शा है, जो समय के साथ लगातार बदलता रहता है, इवॉल्व होता है। आज हम इसी के विकास की कहानी को समझेंगे, इसके कुछ सबसे जरूरी संशोधनों के जरिए। अब संशोधनों की एक लंबी लिस्ट को रट्टा मारने के बजाय हम एक नया अप्रोच अपनाएंगे। हम इन संशोधनों को उनके मकसद के आधार पर समझेंगे कि आखिर उन्हें लाया क्यों गया। इसके लिए हम 5 पिलर्स को अपने गाइड की तरह इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इस मुश्किल लगने वाले सब्जेक्ट को आसान बनाते हैं। तो अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं पहले 2 सबसे बुनियादी पिलर से। पहला है राज्य और सीमाएं, यानी वो पिलर जिसने भारत के भौगोलिक नक्शे को आकार दिया, और दूसरा है अधिकार, न्याय और शक्ति, जिसने इस नक्शे के अंदर शासन और अधिकारों का ढांचा तय किया। देखिए, ये संशोधन सिर्फ कानूनी बदलाव नहीं थे, इन्होंने तो आज के भारत का नक्शा बनाया है। 7वें संशोधन ने भाषा के आधार पर राज्यों को रिऑर्गेनाइज किया, जो कि एक बहुत ही बड़ा कदम था। इसके बाद 10वें, 12वें और 36वें संशोधनों ने दादरा और नगर हवेली, गोवा, दमन और दीव और सिक्किम को भारत में शामिल करके हमारे देश की सीमाओं को पूरा किया। तो नक्शा तो बन गया, लेकिन उस नक्शे के अंदर शक्ति का संतुलन बनाना भी उतना ही जरूरी था। पहले संशोधन ने जमींदारी खत्म करने जैसे बड़े भूमि सुधारों का रास्ता साफ किया। 24वें संशोधन ने ये तय किया कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, और वहीं 69वें संशोधन ने देश की राजधानी दिल्ली को एक खास दर्जा दिया जो आज तक कायम है। अब हम चलते हैं 1970s के दशक में। भारतीय संवैधानिक इतिहास का एक कह सकते हैं काफी तूफानी दौर था ये। इसी दौर में एक ऐसा संशोधन आया जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तक कहा जाता है, और फिर उसके जवाब में एक संतुलन बनाने की कोशिश भी हुई। 42वें संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहना कोई मजाक नहीं है, ये सच में बहुत बड़ा था। इसने प्रियम्बल यानी प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े। इतना ही नहीं, इसने नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का एक पूरा नया अध्याय भी शामिल कर दिया। अधिकारों और जिम्मेदारियों के बीच एक नया बैलेंस बनाने का एक प्रयास। तो ये पूरा दशक एक तरह की संवैधानिक खींचतान का गवाह बना। एक तरफ 42वें संशोधन ने सरकार की शक्तियों को बहुत बढ़ाया, तो वहीं ठीक 2 साल बाद आए 44वें संशोधन ने एक सुधारक का काम किया। इसने न सिर्फ संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर एक कानूनी अधिकार बनाया, बल्कि इमरजेंसी के प्रावधानों में ऐसे सेफगार्ड जोड़ें ताकि भविष्य में इसका गलत इस्तेमाल ना हो सके। चलिए अब बात करते हैं उन संशोधनों की जिन्होंने सत्ता को ऊपर से नीचे तक पहुंचाया, यानी पावर को डिसेंट्रलाइज किया और नागरिकों को सीधे अधिकार देकर हमारे लोकतंत्र की जड़ों को और भी मजबूत किया। साल 1992 भारतीय लोकतंत्र के लिए एक मील का पत्थर था। 73वें और 74वें संशोधनों ने शासन का एक तीसरा स्तर बनाया। मतलब शासन अब सिर्फ दिल्ली और राज्यों की राजधानियों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पंचायती राज और नगर पालिकाओं के जरिए सीधे गांव और शहरों तक पहुंचा, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को असली मतलब मिला। नागरिकों को एम्पावर करने के 2 सबसे ताकतवर तरीके क्या हैं? वोट का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। 61वें संशोधन ने देश के युवाओं को आवाज दी, मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी, और 86वें संशोधन ने 6 से 14 साल के हर बच्चे के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाकर हमारे भविष्य की नींव रखी। और अब आते हैं हमारे आखिरी पिलर पर। ये पिलर इस बारे में है कि कैसे हमारा संविधान भारत की सामाजिक, भाषाई और आर्थिक सच्चाइयों के हिसाब से खुद को ढालता रहा और समय के साथ रेलेवेंट बना रहा। भारत की भाषाई विविधता इसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है, और हमारे संविधान ने हमेशा इसका सम्मान किया है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है 8वीं अनुसूची। समय समय पर 21वें संशोधन से सिंधी और फिर 92वें संशोधन से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जैसी भाषाओं को इसमें जोड़ा गया। ये दिखाता है कि भारत की भाषाई विरासत को संवैधानिक सुरक्षा दी गई है। और संविधान सिर्फ सामाजिक ही नहीं, बल्कि राजनीतिक और आर्थिक रूप से भी लगातार विकसित हुआ है। 52वें संशोधन ने आयाराम गयाराम की राजनीति को रोकने के लिए दल बदल विरोधी कानून बनाया। 97वें ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया, और 101वें संशोधन ने तो जीएसटी लाकर भारत के पूरे टैक्स सिस्टम में एक ऐतिहासिक सुधार किया। और आखिर में ये रही हमारी मास्टर चीट शीट,
यहाँ उन सभी जरूरी संशोधनों को उन 5 पिलर्स के तहत रखा गया है जिन्हें हमने अभी समझा। ये सिर्फ फैक्ट्स की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये संशोधनों के पीछे के क्यों को समझने का एक फ्रेमवर्क है, आपके स्मार्ट रिवीजन के लिए एक बेहतरीन टूल। तो आखिर में ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक जीता जागता आईना है जिसमें एक राष्ट्र के तौर पर हमारी यात्रा, हमारी चुनौतियाँ और हमारी उम्मीदें दिखाई देती हैं। जैसे जैसे भारत आगे बढ़ेगा, हमारा संविधान भी साथ साथ विकसित होता रहेगा। तो भविष्य में इस आईने में कौन से नए अक्स दिखेंगे, ये हम सब पर निर्भर करता है।